नमस्कार दोस्तों। पॉलिटिकल एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं कक्षा 12 के पॉलिटिकल साइंस शेखावाटी मिशन 100 पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। आज हम इसके प्रश्न देखेंगे। दरअसल जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का आरंभ हो गया था और 1990 में जब शीत युद्ध का अंत हुआ, उसके साथ ही यूएसएसआर का भी अंत हो गया था। विश्व की जो दो महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और रूस, एक का नेतृत्व पूंजीवादी गुट और दूसरा था साम्यवादी गुट। साम्यवादी गुट के पतन के बाद जब एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था हो गई थी, तो अब इस एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के अंदर कौन से ऐसे संगठन हो सकते हैं जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बन सकते हैं, जो अमेरिका के हेजेमनी को चुनौती दे सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के दूसरे पार्ट का पूरा विवरण है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज करते हैं। पहला प्रश्न है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई थी? ये ईयू से रिलेटेड है। ईयू यानी यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। अगला प्रश्न है, यूरोपीय परिषद का गठन कब किया गया था? यूरोपीय परिषद का गठन 1949 में किया गया था। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का स्थापना 1948 में की गई थी। अगले है, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन कब किया गया था? तो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन 2 मार्च 1957 को किया गया था। आसियान का मुख्यालय कहाँ पे है? आसियान एक संगठन है। आसियान का मुख्यालय जो है वो जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर है। यदि इंडोनेशिया ऑप्शन में आए तो भी सही है और जकार्ता है तो भी सही है। 1978 के पश्चात चीन ने कौन सी नीति अपनाई थी? 1978 के बाद चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, यानी कि मुक्त व्यापार की नीति, बंद द्वार की नीति और क्षेत्रीय व्यापारिक नीति। इनमें खुले द्वार की नीति चीन ने 1978 में अपनाई थी। भारत ने 90 के बाद में मुक्त व्यापार की नीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या 27 है। यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो क्रोएशिया जो है ये यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना था। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ था? तो यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव जून 1979 में हुआ था। चीन ने कृषि का निजीकरण कब प्रारंभ किया? 1982 में। निजीकरण का मतलब ये है कि जैसे रूस के अंदर साम्यवादी व्यवस्था आई थी तो वहाँ पे कृषि का सामूहिकरण किया गया था। उसी तरह चीन ने भी साम्यवादी व्यवस्था अपनाई थी, तो यहाँ भी कृषि का सामूहिकरण शुरू हो गया था। तो उस सामूहिकरण के खिलाफ वापस उस अपनी नीति को चेंज कर लिया था चीन ने 1982 के अंदर, और उन्होंने कृषि का निजीकरण कर दिया, यानी कि अब लोगों के खेत खुद के होने लग गए थे। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो है। यूरोपियन आर्थिक समुदाय का गठन 1957 में हुआ था। यह प्रश्न पहले ऑब्जेक्टिव में भी हमने देख लिया है। 12वां प्रश्न है, यूरोपीय संघ के कितने देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्यों के अंदर एक है रूस, एक है अमेरिका, एक है ब्रिटेन, एक है फ्रांस और एक है चाइना। तो यूरोपीय संघ के सदस्य जो हैं उनमें स्थायी सदस्य कौन सा है? तो एक फ्रांस है, क्योंकि ब्रिटेन इससे अलग निकल चुका है। किस देश ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया? सांगेन संधि या सेलन संधि, ये जून 1985 में हुई थी। अगला प्रश्न है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई? इसको आसियान क्षेत्रीय परिषद के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार परीक्षा में आसियान क्षेत्रीय परिषद पूछा जा सकता है। इसका इंग्लिश नाम आपको याद रखना है, ARF। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ के कौन से देश यूएनओ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? ये प्रश्न पहले भी आ गया है, कितने देश और कौन से देश? तो यूरोपीय संघ का फ्रांस जो है वो यूरोपीय संघ का सदस्य भी है और सुरक्षा परिषद का सदस्य भी है। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे हैं। ये 12 सितारे जो हैं वो एक पारस्परिक पूर्ण रूप से पूर्णता प्राप्त समग्रता व एकता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उन्होंने 12 सितारे रखे हैं।
अगला प्रश्न है आसियान शैली, जिसे आसियान वे कहा जाता है, किसे कहा जाता है? आसियान देश की अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक, मेल मिलाप की नीति को आसियान शैली कहा जाता है। आसियान एक असैनिक आर्थिक संगठन है। अगला प्रश्न है आसियान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आसियान की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना था। यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के द्वारा की गई थी? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूरोपीय संघ की स्थापना 7 फरवरी 1992 को मोस्ट्रिच की संधि के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है आसियान की स्थापना किस संधि द्वारा की गई थी? तो आसियान की स्थापना जो है वो 8 अगस्त 1967 को बेका घोषणा द्वारा की गई थी। आसियान के कितने सदस्य हैं? आसियान के 10 सदस्य हैं। स्थापना के समय इसके सदस्य थे इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और मलेशिया। ब्रुनेई 1984 में जुड़ा था, वियतनाम 95 में, लाओस और म्यांमार 1997 में और कंबोडिया जो है वो 1999 में सदस्य बना था। अगला है आसियान का पूरा नाम लिखिए। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका अर्थ है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का सहयोग या दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अगला है सेज का पूरा नाम क्या है? SEZ सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य बताइए। क्षेत्रीय विवादों का सैनिक टकराव तक न ले जाकर उन्हें बातचीत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करना ही आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता करना और उन्हें साझा बाजार उपलब्ध कराने, यानी एक दूसरे देशों के अंदर वो व्यापार कर सकते हैं, यही इनका आर्थिक उद्देश्य है। आसियान के प्रमुख स्तंभों के बारे में लिखिए। आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ हैं: आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय। अगला है चीन ने ओपन डोर की पॉलिसी, मुक्त द्वार की नीति कब अपनाई थी? तो चीन ने 1978 में देंग श्याओपिंग ने ओपन डोर की नीति अपनाई थी, मुक्त व्यापार या मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी, यानी व्यापार के लिए उन्होंने अपने द्वार खोल दिए थे। चीन ने एकांतवास की नीति का परित्याग कब किया था? जब चीन ने अमेरिका के साथ संधि की थी 1972 में, तो उन्होंने 2 तरफा संबंध अपना करके अपना एकांतवास समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है मार्शल योजना क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए आर्थिक सहायता दी। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अब ये वैसे तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही है, इसमें क्या है कि इनको क्रम से लगाने हैं। विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश, यूरोपीय संघ की स्थापना, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना और आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना। तो हमें यदि इनका स्थापना वर्ष याद है तो आसानी से हम लगा सकते हैं। सबसे पहले यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में, यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना या आसियान क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1994 में और विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश 2001 में। अगला प्रश्न है कि इनको समेकित करना है। समेकित करने का मतलब है मिलान वाले प्रश्न है। हमें इनकी एक साइड में इनके स्थापना वर्ष दिए गए, दूसरी साइड में नाम दिए गए संगठनों के, इनको मिलान करना है। तो यदि हम इनको मिलान करेंगे तो इसमें देखो लिखा है आसियान की स्थापना। तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी, तो अपन इसको मिलाएंगे तो ऐसे मिला सकते हैं आसियान 1967। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी, तो इसको मिला सकते हैं अपन ऐसे। तीसरा यूरोपीय परिषद की स्थापना, ये 1949 में हुई थी और यूरोपीय संघ की स्थापना 1992, तो हम इनको इस प्रकार मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब व किन उद्देश्यों को लेकर की गई थी? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में मार्शल योजना के आधार पर की गई थी। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक सहायता करना। उसका सीधा कारण ये भी था कि उस समय साम्यवाद का भय जो है वो पूंजीवादी देशों को बहुत अधिक लग रहा था और उसी योजना के तहत इन्होंने, मार्शल योजना थी कि साम्यवाद किसी तरह रोका जाए, उनको आर्थिक सहयोग दिया जाए। दीर्घ प्रश्न है क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का उद्देश्य क्या है? जैसे यूएनओ है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसके बावजूद भी बहुत सारे संगठन बने हैं, जैसे सार्क है, आसियान है,
EU है, ओपेक है। तो ये अलग अलग देशों के जो क्षेत्रीय संगठन बन रहे हैं, इन क्षेत्रीय संगठनों का क्या उद्देश्य है? तो हम इसमें लिख सकते हैं कि क्षेत्रीय संगठन बनाने का देखो सबसे बड़ा उद्देश्य तो ये होता है कि अपने क्षेत्र में जो चलती ऐतिहासिक दुश्मनी होती है उसको बुला करके हमें स्थानीय स्तर पर उसका समाधान निकालना चाहिए। दूसरा, अपने अपने क्षेत्र में शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, बाहरी हस्तक्षेप का हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए और अपने देश की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जैसे आसियान है, यूरोपीय संघ है। सार्क ने भी कोशिश की थी, लेकिन सार्क इस मामले में सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जो सार्क के देश हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, जैसे पाकिस्तान है, भारत है। तो इन देशों में इस तरह की भावनाएं आ गई कि ये संगठन ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया सार्क, लेकिन बाकी संगठन जैसे है वो काफ़ी सफल है। यूएनओ के कार्य को भी सुगम बनाया है, क्योंकि क्षेत्रीय समस्याएं हैं वो आसानी से समाधान क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से हो सकता है। अगला प्रश्न है, आसियान के प्रमुख उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। आसियान जो बनाया गया था उसके प्रमुख उद्देश्य देखिए। दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को तेज करना, सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग करना, सामूहिक सहयोग और बातचीत से साझी समस्याओं का हल ढूंढना, क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना और साझा व्यापार तैयार करना। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण संगठन है, इसके पक्ष में अपने तर्क दे, अथवा विजन 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई है, इसके पक्ष में तर्क देने, यानी हमें आसियान के महत्व पर तर्क देने हैं। तो हम इसके महत्व जान सकते हैं। जैसे आसियान की प्रासंगिकता है, उसका महत्व ऐसे है कि आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक क्षेत्रीय संगठन है। इसके अंदर हम आसियान का पूरा नाम लिख सकते हैं, आसियान की स्थापना बता सकते हैं। तो इस प्रश्न को अपन थोड़ा और रोचक भी बना सकते हैं। अगला पॉइंट है, आसियान टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देता है, सहयोग को बढ़ावा देता है। पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 99 से नियमित प्रतिवर्ष वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। आसियान की मौजूदा आर्थिक स्थिति जो है वो चीन और भारत के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रासंगिकता उसने स्पष्ट की है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा मंच है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक मंच उपलब्ध करवाता है। अगला प्रश्न, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या है? तो इसकी मुख्य बातें हम इस प्रकार जान सकते हैं कि इसका विजन 2020 इस प्रकार है। आसियान देश आपसी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान को बनाएंगे, सुरक्षा समुदाय, आर्थिक समुदाय और सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय के माध्यम से क्षेत्रीय हितों की रक्षा करेंगे। आसियान शैली दक्षिणी पूर्वी एशिया के समस्त देशों के पारस्परिक विवादों को हल करेगी। निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना, क्षेत्रीय देशों में अमेरिका के वर्चस्व को रोकना इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न है, चीनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं? तो चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जो कदम उठाए थे उनमें सबसे पहला था खुले द्वार की नीति। ये चीन ने 1978 में अपनाई थी। इसके तहत विदेशी पूंजी, प्रौद्योगिकी का निवेश और उच्च उत्पादकता प्राप्त करना उनका लक्ष्य था। दूसरा, उन्होंने निजीकरण को अपनाया, सेज की स्थापना शुरू हुई, बड़े बड़े स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए गए, कृषि का निजीकरण किया गया, तो इससे उनकी नीति को बढ़ावा मिला। तीसरा, उन्होंने अमेरिका से संबंध बना करके 1972 में राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास को खत्म कर लिया। 1973 में चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान, प्रौद्योगिकी इनमें आधुनिकीकरण किया। अगला है, भारत चीन संबंधों में कटुता पैदा करने वाले 4 मुद्दे। तो भारत और चीन जो है वो व्यापार के मामले में तो नहीं है, लेकिन बाकी भारत और चीन के मामले में बहुत सारी कटुता के मुख्य कारण क्या है? पहला कारण है सीमा विवाद, क्योंकि ये मैकमोहन रेखा है, अरुणाचल प्रदेश के त्वांग और अक्साई चीन को लेकर के विवाद है। कुछ दिन पहले ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश का जो त्वांग है उसको अपने के अंदर दिखाया था, अपने नक्शे में दिखाया था, उसको लेकर के काफ़ी तनातनी रही थी। डोकलाम विवाद भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है। दूसरा विवाद ये है कि चीन जो है परमाणु को, पाकिस्तान को परमाणु सहायता दे रहा है। नेपाल के अंदर भी चीन जो है वो घुसपैठ कर रहा है और नेपाल को सहायता दे रहा है, वो भी भारत के लिए खतरा है। अगला है, हिंद महासागर में पैठ। चीन जो है वो हिंद महासागर में पैठ जमाना चाहता है। इस हेतु उसने म्यांमार से कोको द्वीप ले लिया है। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह जो है वो भी चीन का है। भारत विरोधी रवैया जो है वो चीन का बार बार में प्रकट होता रहता है। सुरक्षा परिषद में भी भारत के स्थायी सदस्य का चीन विरोध करता है। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक शक्ति के रूप में जापान प्रभावकारी है। जापान प्रभावकारी कैसे है?
इस पे अपने तर्क भी दे सकते हैं, इस पे प्रकाश डालिए, या जापान की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जापान बहुत प्रभावशाली है। उसका कारण ये है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने तीव्र गति से विकास किया है। संयुक्त राष्ट्र के बजट में जापान 10% योगदान देता है, जो आर्थिक दृष्टि से सबसे बड़ा सहयोग है, क्योंकि इससे ज़्यादा सहयोग 22% जो है वो अमेरिका देता है और 10% जापान देता है। सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान 7वां देश है। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अतः स्पष्ट है कि जापान शक्ति का एक वैकल्पिक केंद्र बनता जा रहा है। चीन है, जापान है, भारत है, ये सारे धीरे धीरे शक्ति के वैकल्पिक केंद्र बनते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस प्रकार अलग है। जब चीन आज़ाद हुआ था या जब साम्यवाद को अपनाया था, उस समय वहाँ पे नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि समाजवादी व्यवस्था का प्रमुख लक्षण नियंत्रित अर्थव्यवस्था होता है, राज्य आधारित अर्थव्यवस्था होता है, मुक्त व्यापार या निजी नहीं होता है। लेकिन आज चीन की अर्थव्यवस्था है पहले से भिन्न है। अंतर को हम ऐसे देख सकते हैं। पहला है कि नियंत्रित अर्थव्यवस्था बनाम खुले द्वार की नीति। चीन की अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योगों पर राज्य का नियंत्रण था। विदेशी बाजारों से सामान खरीदने पर प्रतिबंध था। प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। औद्योगिक उत्पादन मांग के अनुसार नहीं था, क्योंकि जब उत्पादन कम था तो निश्चित रूप से मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। चीन ने 1972 में अमेरिका के साथ संबंध बनाया, राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास खत्म किया, आर्थिक सुधार अपनाए गए, सेज स्थापित किए गए। और अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि नियंत्रित और आर्थिक निजीकरण से चीन में सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा, कि पहले चीन में जो नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी उस पर राज्य का नियंत्रण था, और वर्तमान में निजीकरण है, ये बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है। इससे रोजगार, सामाजिक कल्याण के संबंधी भी अंतर आए। पहले नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ लाखों लोगों को नहीं मिल पा रहा था, वो धीरे धीरे मिलने लग गया। विदेशी निवेश भी बढ़ा। जब नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है तो विदेशी निवेश नगण्य होता है, ऐसा चीन में था। जब वर्तमान अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश भी चीन में बहुत है, चीन की लेबर सस्ती है, तो चीन में उद्योग धंधे भी काफ़ी पनपे हैं। तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था और मुक्त द्वार की नीति से चीन में रात दिन का अंतर आ गया है। उसने नियंत्रित अर्थव्यवस्था को छोड़ करके निजीकरण को अपना लिया है। इस प्रकार ये हमारा पाठ जो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पूरा होता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पाठ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। बहुत सरल और आसान पाठ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको यदि 2 बार 3 बार रिवीजन कर लोगे या केवल सुन लोगे, इसको एज ए वीडियो क्लास नहीं लेकर यदि आप ऑडियो क्लास के रूप में भी जिसको लेते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और इस चैप्टर की PDF आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसमें हम लगा देंगे। तो आप उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।